नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है और मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो 2017 में एग्ज़ाम आई थी उसमें क्रैक किया था और उसमें लेबर इंस्पेक्टर का पद हासिल किया था। तो फ्रेंड्स, इस बार जो 2020 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम आई है तो उसमें बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है मैनेजमेंट की, क्योंकि इसका जो मटेरियल है फ्रेंड्स वो मिलता नहीं है। तो आइए अपन फटाफट से पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स थे उन्हें एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि किस टाइप के वो पेपर आए थे और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। और सबसे बड़ी बात तो उसमें एक्चुअली क्या है, मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा, उसमें जनरल मैनेजमेंट लिखा है। उसमें अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि बीकॉम से, टैक्सेशन से, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए अब हम ये 7th सेट है, फटाफट हम शुरू करते हैं इसका 7th सेट का सोल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज TQM। कुल मिला के इसमें TQM करके एक टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करके वो रहती है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। सीधे सीधे बस वन लाइन फैक्ट है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वन लाइन फैक्ट है, आपको बस याद कर लीजिएगा आप इसे और अपना लिख लीजिए। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। इसमें दो आंसर दोनों के दोनों जो है इससे सही है, असेट्स एंड लायबिलिटी और सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट वही होती है जो कंपनी के जितने भी प्रॉफिट लॉस, जो भी जितने भी खर्चे A to Z, स्टेशनरी का खर्चा, कोई गाड़ी हो तो पेट्रोल डीजल का खर्चा, जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे वो बैलेंस शीट में लिखाते हैं। तो वो स्टेटमेंट किस चीज़ की है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। एसेट्स जो है कंपनी की जो कंपनी की संपत्तियाँ हैं, और लाइबिलिटीज़ मतलब जो देनदारियाँ हैं जो कंपनी को देना है, किसी से अगर कुछ माल लिया है तो उसको देना है। और सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड भी कुल मिला के तो वही है जहाँ जहाँ से पैसा आना है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब जहाँ जहाँ पैसा लगाना है। मतलब कुल मिला के बैलेंस शीट में सब कुछ आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आना तो आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर थोड़े ऑप्शन आ रहे हैं ऑल ऑफ द अबव है, मतलब बैलेंस शीट में क्या होता है, तो सारी चीज़ें लगभग होती है बैलेंस शीट में, कंपनी का सब कुछ ही आता है। तो अगर एक आध और कोई ऑप्शन भी होता उसके बाद भी ऑल ऑफ द अबव हो जाता ना, तब भी फिर आपका आंसर जो रहता सुटेबल हो जाता है ये। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, which of the below given option deals with the division of labor and increases the employee skill and efficiency। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि नीचे नीचे जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अपने जो लेबर रहते हैं, लेबर कंपनी के, उनको सबका उनको डिविडेंड उनको सबको बांट देता है, किस आदमी को कौन सा काम आता है। एक आदमी को जो काम सबसे बेस्ट आता है वो उसको दे दिया, और उससे जिससे कि है कि जिसको जो सबसे बेस्ट काम आता है वो उसको अच्छे से कर सके। तो इसे क्या कहते हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन की जो प्रोसेस रहती है इससे। क्योंकि जो जिस काम में स्पेशलाइज है, मतलब जो जिसको जो काम जो सबसे अच्छे से आता है उसको वाला काम दे दो, तो काम और अच्छे से कर लेगा, और इससे होगा ये कि कंपनी का जो प्रॉफिट है और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, अ गुड मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड विजन एंड डायरेक्शन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान जो है वो क्या देता है, एक बहुत अच्छे तरीके से आपको दूरदृष्टि दे देता है, और दूसरा देता है दिशा दे देता है। दिशा और दूरदृष्टि, ये दो चीज़ दे देता है आपको एक बहुत अच्छा प्लान। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, in which of these types of training techniques are the actual work conditions simulated and equipment used by the trainee is similar to what is used in the job। मतलब ये है, इसका डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है इसका आंसर। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली भी आपने देखी होगी बहुत सारी जगह। जैसे जो पायलट होन रहता है, जो ट्रेन होन के जो ड्राइवर रहते हैं, ट्रेन के ड्राइवर रहते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी एक उसमें बिठाते हैं, क्या बोलते हैं, एक बॉक्स में जहाँ पे पूरा ट्रेन का सब वो रहता है, गियर रहते हैं, जो भी बटन वटन रहते हैं सारे रहते हैं, पर वो ट्रेन नहीं चलती, उसके सामने एक स्क्रीन रहती है। और पायलट उनकी भी ट्रेनिंग ऐसी होती है, डायरेक्टली उनको हवाई जहाज नहीं दे देते हैं। तो इसमें पूछा यही है कि कौन सी ऐसी स्टिमुलेशन टेक्निक है, वो जो ट्रेन के ड्राइवर और जो हवाई जहाज के जो पायलट हैं वो स्टिमुलेशन टेक्निक्स है, वो जो एक्चुअल वर्क कंडीशन जो है वो आ जाती है उनके पास, मतलब हवाई जहाज चलाने का एक्चुअल वर्क का एक्सपीरियंस आ जाता है, और सिमिलर टू दोस्त लाइक इन द जॉब। कुल मिला के ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वही होती है। आप ध्यान रखिएगा, जो पायलट और जो रेलवे ड्राइवर उनकी ट्रेनिंग होती है सबसे पहले वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। अब आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी डैश इफ द सेल्स रेवेन्यू इंक्रीजेज व्हेन द प्रॉफिट मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट इज रिड्यूस। अब ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का, थोड़ा सेल्स का क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्ट हम सबसे पहले इसका आंसर पे आ जाते हैं, प्राइस इलास्टिक। ठीक है, प्राइस इलास्टिक है। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ मैं। तो प्रोडक्ट का की जो डिमांड है, ठीक है, वो अगर उसमें मान लो उस प्रोडक्ट में
अगर उसकी जो मार्जिन है प्रोडक्ट की, प्रॉफिट मार्जिन को अगर घटा दें, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन घटा दें, मतलब अगर मान लो कोई पार्ले जी का बिस्किट पहले 10 रुपए में बनता था, तो 10 रुपए की जगह उसको 8 रुपए उसकी कीमत कर दी, ठीक है, पहले 10 रुपए में बनता था, 8 रुपए में कर दी, ठीक है, अब 8 रुपए में बिस्किट सस्ता हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ज़्यादा बिकेगा, 10 रुपए की जगह 8 रुपए का है तो ज़्यादा बिकेगा, तो अब वो जो उसकी जो सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट, या जो इस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट की डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग देखा जाए तो सारे के सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं प्राइस इलास्टिक के होते हैं, कोई किसी की भी चीज़ घटेगी तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। An organization is supposed to have an invisible, unbroken line of authority that extends from the topmost level of management to the bottommost level. That is called as a chain of command. बहुत सही इसमें कंसेप्ट है। चेन ऑफ कमांड की कुल मिला के इसमें परिभाषा ही पूछ ली। मैनेजमेंट के क्वेश्चन में मैंने देखा ज़्यादातर इसमें तो क्या परिभाषा पूछ लेते हैं, तो चेन ऑफ कमांड की परिभाषा पूछी। चेन ऑफ कमांड क्या होता है, आप इसको सबको, पुलिस का आप देख लो, पुलिस का देख लो, पुलिस में सबसे ऊपर अगर मान लो कोई थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पे देखें तो डीएसपी होते हैं, फिर ठीक है, डीएसपी के नीचे होते हैं टीआई होते हैं, ठीक है, डीएसपी के नीचे टीआई होते हैं, टीआई के नीचे होते हैं एसआई होते हैं, एसआई के नीचे होते हैं एएसआई होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चेन चेन ऑफ कमांड है कि डीएसपी के नीचे टीआई, टीआई के नीचे एसआई, ये सब जो लोग हैं इनके बीच में क्या है, सबके बीच में चेन है, संबंध है एक दूसरे के बीच में, कि सब एक दूसरे के आदेशों का पालन करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एएसआई किसी डीएसपी को काम बता देगा, ये डीएसपी सीधे के सीधे एएसआई को भी काम बता सकता है, पर यह है कि ये ऊपर से नीचे चलती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं चलती है। तो इस टाइप की चीज़ को क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी में भी होती है, सबसे ऊपर होते हैं कंपनी के सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, फिर सीईओ के नीचे होते हैं मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, फिर उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, और दूसरे दूसरे सब रहता है। ये चेन ऑफ कमांड प्राइवेट लाइन में होती है, और ये सरकारी पुलिस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये मैंने आपको बताई है। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज इज डिफाइंड एज ए सोशल सिस्टम ऑफ पीपल हु आर स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज टू मीट सम गोल्स। अब इसका डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है, तो दूसरे जितने भी हैं इनको हम कार्ड देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन, इसकी एक परिभाषा पूछी है जो कि घुमा फिरा के पूछी है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिस्टम है, ग्रुप ऑफ पीपल है कुल मिला के, जो कि किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, जो कि इन सबको एक ही लक्ष्य है। जैसे मान लो कोई टाटा की कंपनी, इन सबको कार बनाना है, जितने भी एम्प्लॉयज है सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हमको कार बनाना है, प्रोडक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो सबका मेन लक्ष्य तो कंपनी को आगे बढ़ाना है। कंपनी आगे बढ़ेगी तो प्रॉफिट मिल जाएगी, प्रॉफिट मिल जाएगी तो लोग पैसा कमाएंगे। तो इस टाइप की जो सोशल सिस्टम जो है जिसमें सब लोग हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सीधे हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि क्या होता है कि जितने भी तरीके के पैसे रहते हैं कंपनी के, इधर से उधर से लेने के, ये भी देने के, उन सबका जो लेखा जोखा रहता है कुल मिला के कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। और वो जो है वो सारी कॉम्बिनेशन रहता है। वो सवाल में तो बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, बस आप कुछ नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लेने का पैसा, लेने का पैसा, देने का पैसा और रखा हुआ पैसा, ये 3 चीज है, ठीक है। लेने का, देने का और ये रखा हुआ, 3 टाइप के पैसे, लेने देने और रखे हुए का जितना भी पूरा कॉम्बिनेशन है वो किसी कंपनी का वो कहलाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। अ कलेक्शन ऑफ डेटा डिजाइन टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड एज डेटाबेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि स्कीम का तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें रिलेशनशिप होगा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन होगा ही नहीं। अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था। कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा है, इधर का है, इस कंपनी का फाइनेंस का डेटा है, अपने पास मार्केटिंग का डेटा है, मैनेजमेंट का डेटा है, सारा का डेटा, सारा का सारा जितना भी डेटा है सबका सब यूज होके एक जगह इकट्ठा हो जाए जिसे कोई भी आदमी यूज कर सके, तो उसे कहते हैं डेटाबेस। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। व्हाट अप्रोच इज एग्रेसिव एसोसिएट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के SWOT जो होते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा है। ये SWOT जो है किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट की टर्म्स में। इसका आंसर है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट।
SWOT, आप याद रख लेना, SWOT, फ्रेंड, फिटनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। डैश इज मोर नैरोली डिफाइंड ग्रुप, टिपिकली अ स्मॉल मार्केट हुज नीड्स आर नॉट वेल सर्व्ड। ये इसका आंसर है नीचे मार्केट। अभी कुल मिला के नीचे मार्केट की डेफिनेशन पूछी है, जो कि आपको इतना डीप में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कुल मिला के नीचे मार्केट आपको समझा देता हूँ मैं। नीचे मार्केट होता है एक बहुत ही एक छोटे लेवल का बाजार होता है, छोटे लेवल का बाजार होता है। और जिसे अपन गांव में समझ लो, गांव में अपना तहसील का जो इलाका है वहाँ पे बहुत छोटा सा मार्केट होता है, जहाँ पे ज़रूरतें लोगों की वैसे भी कम ही रहती है, और ज़रूरत की चीज़ें रहती है वो भी बहुत कम रहती है। तो गांव के जो बाजार जो रहते हैं वो नीचे मार्केट कहलाते हैं वो। अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। द सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन involved in bringing a product from the producer to the consumer is referred as channel of distribution। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा पूरी पूछ ली है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मैंने क्या बताया, पार्ले जी का बिस्किट है, यहाँ पे फैक्ट्री से बन रहा है, ये फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ से आएगा फिर पहले होलसेलर को, ठीक है, होलसेलर के पास रिटेलर अपना दुकान वाला, और उसके बाद में अपन लोग खाने वाले जो कि कंज्यूमर कहलाएंगे अपन, ठीक है। तो इस टाइप के ये क्या कहला रही है, ये यहाँ से फैक्ट्री से होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, कंज्यूमर के पास, तो ये सब कहलाते हैं होलसेलर कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये नहीं, वो सब कहलाते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। ये डायरेक्ट बस इतना ही पूछा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व ब्रिंगिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब देखिए, प्रोड्यूसर हो गया ये फैक्ट्री, और कंज्यूमर होगा अपन लोग, तो कोई चीज़ खा रहे हैं। अब आते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वही है कि अब अपन सारी चीज़ों को अपन नॉट ट्रू वाली, जो इसका एक्चुअली आंसर ये था, जो गलत चीज़ है, गलत चीज़ अभी तो दिमाग में मत बिठाओ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। अब अपन इस क्वेश्चन को उल्टा घुमा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अब ट्रू वाली स्टेटमेंट आ गई अपने पास में, तो अब आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सी सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट ये, बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। आप सीधे सीधे ऐसा लिख लो, किसी कंपनी का जो बॉन्ड रहता है, कोई भी अपन ने बॉन्ड बनाया हो, वो फिक्स इनकम सिक्योरिटी रहता है, उसमें फिक्स रहता है। जो 1 लाख का बॉन्ड है तो 1 लाख का ही रहेगा वो, और हो सकता है ब्याज व्याज का बढ़ जाए, तो कुल मिला के फिक्स इनकम रहती है। इट प्रोमिसेस फिक्स अमाउंट टू द होल्डर। किसी बॉन्ड जो है वो टूटेगा जब उसकी वो हो जाएगी जब सीमा उसकी, तो वो एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट है वो देगा अपने जो उसका जो होल्डर है उसको। और दूसरा, इट हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड। आप इसको कुल मिला के पूरा का पूरा बैंक की जो एफडी है, एफडी भी एक तरीके का बैंक से बॉन्ड रहता है, कि आप अगर अपना पैसा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप बैंक में रखोगे, तो उसके बाद बैंक जो है आपको एक तरीके का ब्याज देगा। पैसा जो आपका मूल पैसा है वो तो देगा ही देगा, ब्याज देगा, सारा का उसका मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। तो कुल मिला के बॉन्ड की जगह आप इसको मान के चलो एफडी, ठीक है। एफडी का है सारा का सारा फंडा, आपको एकदम एफडी का मैंने बताया तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा ये। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। Efficiency is the measure of how productivity resources are used to achieve goal। यहाँ पे ध्यान रखिए इसका। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी जो है किस टाइप से चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। एफिशिएंसी बहुत सारी चीज़ों में हो जाती है, तो अभी अपने को मैनेजमेंट में देखना है एफिशिएंसी 2 तरीके की है इसमें, और प्रोडक्शन में है। मैनेजमेंट में हर चीज़ में यही है कि आप अगर बहुत अच्छे से कोई काम कर रहा हो, हाउ प्रोडक्टिवली रिसोर्सेज आर यूज, मतलब जो भी है समय का यूज बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर जो है कंपनी के जो लक्ष्य है, मोर प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। कुल मिला के यही है कि इसकी जनरल डेफिनेशन पूछी है। प्रोडक्टिव यूसेज, जो रिसोर्सेज है कंपनी के, उनका अच्छे से, जितना अच्छे से उत्पादन मतलब इस्तेमाल हो रहा है, उससे अच्छे से कंपनी जो है अपने लक्ष्य के पीछे, लक्ष्य को है बहुत अच्छे से हासिल कर रही है। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट that HR policies and practices should be in alignment with the goal of balancing an individual or organization needs। तो ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एकदम से किसी को आएगा नहीं समझ में ये, तो डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। ये जितने भी गलत है उनको काट देता हूँ मैं। इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच क्या होती है? एक ऐसी HR पॉलिसीज जो रहती है वो बनाती है, जिससे कंपनी के जो लोग हैं, ये मतलब जो इंसान होने हैं, कंपनी के जो मानवीय जो बल है कंपनी का, वो बहुत अच्छे से काम कर सके, और उसके लायक जितनी भी पॉलिसीज है, लोगों को क्या समझते हैं, उनका निराकरण क्या कराना है वो कराना है। उसकी जो भी दिक्कत है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो अप्रोच रहती है किसी कंपनी में, वो इस टाइप की चीज़ से डील करती है, जो कि HR पॉलिसीज बनाती है और प्रैक्टिसेस ऐसी, जो कंपनी के जो गोल बैलेंसिंग, मतलब वो यही है कि लोगों को समस्या आ रही है तो समस्या का निराकरण हो जाए, और जल्दी से जो कंपनी की जो वापस जो है ट्रेन जो है वो वापस पटरी पे आ जाए, कुछ इस टाइप से ही
जो है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच का कंसेप्ट रहता है। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। वन ऑफ द मेजर टास्क of manager is articulating a clear vision and energizing and enabling the members of the organization so that they understand the part that they play in achieving the goals. This is called as लीडिंग। दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग। नेतृत्व कहलाता है कुल मिला के। तो किसी कंपनी का मैनेजर है, उसके पास सब कुछ दूरदृष्टि है, वो चाहे सारी चीज़ें समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के जो कंपनी के जो मैनेजर के काम रहते हैं, उससे कंपनी का जो गोल रहता है, कंपनी का जो गोल रहता है वो बहुत अच्छे से और जल्दी अचीव हो जाता है। तो क्या मैनेजर के इस टाइप के गुण को क्या कहते हैं? वो कहते हैं लीडिंग का गुण होता है। तो इसका क्या गुण होता है? नेतृत्व का। लीडिंग का गुण होता है, वो नेतृत्व का गुण होता है किसी मैनेजर का, जिससे कंपनी का बहुत अच्छा क्लियर विजन रहा है और सारी की सारी जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को एनर्जाइज कर सके और कंपनी के कोई समस्या है उनका निराकरण जो है जल्दी कर सके। तो वो वाला गुण जो कहलाता है मैनेजर का, वो लीडिंग का गुण कहलाता है। अब आते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। किसी बिजनेस के लिए जो फंड्स है, जो पैसा है, वो किस तरीके से अपन ला सकते हैं, उगा सकते हैं? तो इसका आंसर है बोथ डेप्थ एंड इक्विटी। इक्विटी और डेप्थ दोनों से ही जो बिजनेस का जो पैसा है वो अपन उगा सकते हैं। डेप्थ वो जो है इसमें जिससे भी लोन लेके भी उठा सकते हैं। डेप्थ रेंट मान लो, लोन मान लो। इक्विटी जो है कंपनी के शेयर्स है, कंपनी के शेयर से भी अपन बेच सकते हैं, तो उससे भी पैसा आ जाएगा। और लोन लेके तो अपन कंपनी के लिए पैसा उठा ही सकते हैं, और इक्विटी जो है कंपनी के शेयर, उनसे भी पैसा उठा सकते हैं अगर उन दोनों को उपयोग किया जाए तो। अब आते हैं हम 19 क्वेश्चन पे। तो सीधे मैच ऑफ द माइक्रो कॉलिंग था, तो अपन ने डायरेक्टली जो जो आंसर है वो कर लिए हैं, इसमें मिला लिए हैं अपन। तो पूछा क्या है? वोकेशनल टोपोलॉजी और पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी और वोकेशनल टोपोलॉजी पूछा है। तो रियलिस्टिक, यथार्थवादी टाइप के जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं? शर्मीले, व्यवहारिक और स्थिर रहते हैं। वो यथार्थवादी जो रियलिस्टिक टाइप के लोग रहते हैं, जो बहुत ही एकदम सलंग दुनिया के साथ चलना हो जिनको। ठीक है। और सेकंड है कलात्मक लोग रहते हैं, जिनके पास कला रहती है, कुछ ना कुछ कर ही दिखाते हैं वो, अच्छा नई चीज़ भी करके दिखाते हैं। तो वो लोग क्या रहते हैं? इमेजिनेटिव होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं। ठीक है, जो सोचेगा ऑब्वियस सी बात है वही कलात्मक आदमी होगा, सीधी सी बात तो यही है। तो ये ऑप्शन फटाक से इस टाइप से मिलने का, जिसको कॉमन सेंस जिसके पास ज़्यादा अच्छा होगा वो कर पाया होगा इसको। इमेजिनेटिव टाइप के लोग होते हैं। और दूसरा है इन्वेस्टिगेटिव टाइप के। इन्वेस्टिगेटिव टाइप के लोग कैसे होते हैं? जो जिज्ञासु होते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ विश्लेषण करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कुछ ना कुछ परखते हैं चीज़ों को, और बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। वो जो लोग होते हैं इन्वेस्टिगेटिव टाइप के होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव मतलब छानबीन करने वाले। ठीक है। और ये कन्वेंशनल पारंपरिक टाइप के लोग कौन से होते हैं? जो कि कुशल होते हैं और अमन्य होते हैं। जो कि मतलब अमन्य मतलब जो कि है कि ढीठ होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं कि ठीक है हाँ भैया ये तो है, तो वो कन्वेंशनली पारंपरिक परंपरा के साथ ही चलते रहते परंपरा के साथ ही वो। तो ऐसे जो लोग हैं, ये कुल मिला के एक मेंटेलिटी पूछी है। देखिए, व्यावसायिक प्रारूप ज्ञान, वोकेशनल टोपोलॉजी और पर्सनैलिटी की, इस टाइप के जो लोग हैं इस टाइप की सोच रखते होंगे, इस टाइप की विचारधारा रखते होंगे। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। वन ऑफ द मेजर्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर, कंपनी का जो फायदा है उसको मेजर करने के लिए किस टाइप का एक क्या बोलते हैं, एक यंत्र, या मतलब कंपनी उसमें देखें औजार टाइप का, वो क्या है? वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको मेजर किया जा सकता है। बस आप ऐसे लिख देना, IRR बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। IRR से जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है मेजर की जा सकती है। ठीक है, ऐसे लिखो आप, IRR से प्रॉफिटेबिलिटी जो है मेजर की जा सकती है। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। In which of these incentive methods employees earn a share of the company's profit in which normally calculated as a percentage of local profit। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स थोड़ा सा बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है इसका आंसर है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग बेसिकली एक इंसेंटिव मेथड है। इंसेंटिव मतलब कि कर्मचारी को जो है उसकी तनख्वाह से हट के जो ऊपर का पैसा देते हैं, जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से देते हैं। कुल मिला के जब कंपनी कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया हो कंपनी में, और ये है कि वो कंपनी के जो प्रॉफिट रहता है उसका ही कुछ हिस्सा होता है जो कि कैलकुलेट करके देते हैं कंपनी का। मान लो अगर 1 लाख का प्रॉफिट है कंपनी को उस कर्मचारी की वजह से, तो कुछ जो भी परसेंट हो, 2%, 5% जो भी होगा, 2000 रुपये, इस टाइप का कुछ इंसेंटिव जो है कंपनी के प्रॉफिट से कर्मचारी को दिया जाता है।
इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स टू जर्नल टू अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज पोस्टिंग। ये पोस्टिंग की कुल मिला के परिभाषा पूछी है, कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट आप ऑनलाइन फैक्ट है, आप इसको लिख लो, आप याद कर लो। पोस्टिंग ऐसी प्रोसेस है जिससे जिससे भी कंपनी के जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में जर्नल टू अकाउंट मतलब अकाउंट्स बोलते हैं, जिसमें जो भी पैसा आया है गया है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, वो सारा का सारा कंपनी के उसमें शिफ्ट करने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। अब आते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ रूल ऑफ रियल अकाउंट। अकाउंटिंग का रूल बस इतना है, इसमें रियल वर्ड का आप इतना मत लिखो। संपत्ति लेखा अपना जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसका एक ही चीज़ है, डेबिट जो है व्हाट कम्स इन है, क्रेडिट है व्हाट गोज आउट है किसी फर्म के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप याद रख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट इज अ रूल ऑफ रियल अकाउंट। अब आते हैं हम 24वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट स्पेसिफाइज गोल्स टू बी अचीव्ड एंड डिसाइडिंग इन द एडवांस द अप्रोप्रिएट एक्शंस टू अचीव द गोल्स। तो ये एक एक्चुअली मैनेजमेंट की वही जो अपनी जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो है इन सब की परिभाषा पूछी है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो प्लानिंग है। अब प्लानिंग को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लानिंग सभी जानते हैं यहाँ पे प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग को बस इसमें यही पूछा है कि मैनेजमेंट फंक्शन द स्पेसिफाइड गोल्स टू बी अचीव्ड एंड डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ अपने को कहीं टूर पे जाना है, अपने को कुछ करना है, अपने मान लो दिल्ली घूमने जाना है, तो पहले से अपन प्लान करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें जिससे अपना लक्ष्य हासिल हो सके। तो कंपनी के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, जिससे भी कंपनी के जो लक्ष्य रहते हैं वो उनके लिए लोग काम करते हैं, प्लान बनाते हैं पहले ही, जिससे कंपनी के जो लक्ष्य हैं वो हासिल हो सकें। प्लानिंग को आप अच्छे से समझ जाओगे ना, प्लानिंग का वैसे जानता तो हर कोई है प्लानिंग का मतलब क्या है, पर कुल मिला के इसमें घुमा घुमा के पूछते हैं। प्लानिंग को अलग से पूछ लेंगे, ऑर्गेनाइजिंग को अलग से पूछ लेंगे, लीडिंग को अलग से पूछ लेंगे, कंट्रोलिंग को अलग से पूछ लेंगे। ये अलग अलग से पूछ के है ना, फिर कॉमन सेंस की अपनी मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसके कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से अपने आप क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं हम 25वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सम ऑफ मनी दैट इज पेड रेगुलरली टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक। तो इसका आंसर है डिविडेंड, लाभांश। ठीक है, अब आपको वापस बता देता हूँ, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स को जब पैसा मिलता है उन्हीं का पैसा रहता है बेसिकली। तो वो जो जिस प्रारूप में मिलता है, मतलब जिस टाइप से मिलता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वो कहलाता है डिविडेंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। मतलब जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा रहता है, शेयर होल्डर्स को जो पैसा रहता है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। अब हमेशा इसको याद रखना, शेयर होल्डर्स को पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चंस का सेट हो गया है। तो आपने, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने कॉपी किताब जो है, कॉपी और पेन जो है अपनी, बहुत अच्छे से आप इसको हर एक फैक्ट को आप नोट करिएगा, उसी से ही आपको समझ में आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।